अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, बात करेंगे खास कर प्राइम मिनिस्टर साहब के इस इनिशिएटिव की कि हम देख रहे हैं कैशलेस इकोनॉमी को कैसे प्रमोट करना है। खास कर डिजिटाइजेशन के हवाले से बात हो रही है और हम देख रहे हैं डिजिटाइजेशन इस बजट के अंदर भी एक मेन एस्पेक्ट रखा गया था। खास कर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब आज ये कमेटी कायम की तो इसमें डिजिटाइजेशन को फ़रोग देना, ज़्यादातर पेमेंट्स को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के हवाले से लाना। खासकर हमने देखा था इसमें रमज़ान का भी जिक्र किया गया कि रमज़ान में हमने देखा था कि जो एक पेमेंट्स की गई, खासकर एक गरीब तबके को जो एक उनको एक कैश सब्सिडी फराहम की गई, वो भी थ्रू जो है एक वॉल्ट सिस्टम जो है वो फराहम की गई, खासकर अकाउंट के अंदर उनकी पेमेंट आई। तो दिस इज़ गुड कि अब आने वाले दिनों में डिजिटाइजेशन के ऊपर फ़रोग दे रहा है। और आपको ये भी याद होगा कि यूथ और यंगस्टर्स ज़्यादातर ये फ्रेंडली हैं कि वो अपनी पेमेंट जो है वो चार्ज करके या कार्ड के थ्रू चार्ज करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो कि एक इंटरनेशनली एक हम कह सकते हैं एजेंडा भी है और पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन को फ़रोग देने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पर मईशत के लिए एक अच्छा जो है वो इक़दाम लिया है और यहाँ पे एक कमेटी कायम कर दी है और इसका हर हफ्ते जो है वो एक इजलास हुआ करेगा, जो कि आज भी एक जायज़ा इजलास हुआ और वो पर वीक जो है वो हुआ करेगा। उसका एक इम्पैक्ट जो है वो आने वाले दिनों में इकॉनमी में ट्रांसपेरेंसी की सूरत में सामने आएगा। डिटेल डिस्कशन करेंगे आज इसके हवाले से। और पाकिस्तान और चाइना के दरमियान तकरीबन हम कह सकते हैं कि 5 साल टेक्नोलॉजी महारत का जो एक तारीख़ी अग्रीमेंट है वो साइन किया गया है। ये पाकिस्तान और चाइना की हमेशा से एक फ्रेंडली या ब्रदरली कंट्री हैं और ख़ासकर हम ये भी देखते हैं कि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन या हमारे जो हमारी एक दोस्ती है नेबरहुड में वो बहुत ज़्यादा है, वो इस रीजन में सभी जानते हैं। वहीं हमारे पास टेक्नोलॉजी के लिए जो ये 5 ईयर प्लान और ये अग्रीमेंट जो है वो फाइनलाइज हुआ है, ये हमारे लिए आने वाले दिनों में टेक्नो जो एक पोजीशंस है यानी कि एक इनोवेशन की दुनिया है, इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। ये जिद्दत के अंदर नया कदम होगा। इसके हवाले से भी बात करेंगे, आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का चाइना विज़िट सामने आ रहा है, जिसके अंदर चाइनी सफ़ीर और इक़्तिसादी एजेंडे पर मुशावरत भी की गई है, जिसमें वफाकी वज़रा भी शामिल थे। आज इसके हवाले से भी जिक्र करेंगे कि चाइना जो विज़िट होगा उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। ख़ासकर पाकिस्तान एंड अमेरिका के हवाले से भी एक गुड न्यूज़ आपको देना ज़रूरी है। टैरिफ के हवाले से कल भी हमने आपको बताया था और आज भी ये बता रहे हैं कि फ़ाइनेंस मिनिस्टर साहब का ये कहना है कि जितने ज़्यादा आगे मुज़ाकरात बढ़ेंगे वो भी यानी कि अमेरिकन US ट्रेड मिनिस्टर साहब और फाइनेंस मिनिस्टर साहब की कल के दिन जो एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी उसके बाद ये चीज़ें सामने आई हैं कि दोनों जो एक कंट्रीज़ हैं वो मुत्तफ़िक हैं कि आने वाले दिनों में किसी न किसी तरीके से बातचीत को और मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए। इसके हवाले से भी डिटेल डिस्कशन करेंगे और IMF की हिदायत के मुताबिक राइट साइजिंग का अमल तेज़ कर दिया गया है। आज इस पर भी हम बात करेंगे। एक रिपोर्ट देखते हैं SIFC के हवाले से, हमारे पास रिपोर्ट है जिसमें SIFC का फोन खासकर सेक्टोरल अगर हम जायज़ा लें या उस एस्पेक्ट से डिस्कस करें तो वाज़े तौर पे एक तरक्की सामने आ रही है। तो डिटेल इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखें फिर वापस आते हैं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल ने अपने क़याम के 2 साल मुकम्मल कर लिए हैं और इन 2 बरसों को पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम, सरमायाकारी के फ़रोग और मौसर इस्लाहात के हवाले से एक अहम कामयाबी करार दिया जा रहा है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल ने मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े पैदा किए और मुल्की मईशत को तरक्की की नई राहों पर गामजन करने में कलीदी किरदार अदा किया। मादनी मसाइल के शोबे में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की कोशिशों से अरबों रुपए के सरमायाकारी मुआहदे तय पाए जो मुस्तकबिल में मईशत के लिए मजबूत बुनियाद फ्राहम करेंगे। ज़राई शोबे में कारपोरेट फार्मिंग, बरामदी अशिया की पैदावारी सलाहियत में इजाफा और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत स्मार्ट एग्रीकल्चर का आगाज किया गया। इसके साथ नहरों की मरम्मत और पानी की मुनसिफाना तकसीम के इक़दामात ने ज़राई पैदावार को मुस्तहकम करने में मदद दी। IT और टेलीकॉम के शोबे में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल ने पाकिस्तान का आलमी इमेज बेहतर बनाने और जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग को यकीनी बनाने के लिए अहम इक़दामात किए। B2B सरमायाकारी के मौक़े पैदा हुए और इस शोबे में जिद्दत को फ़रोग मिला। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ अमल में आई, जिससे मंडी में इस्तेहकाम और शफाफियत को तक़वियत मिली। सनत, सयाहत, निजकारी, तवानाई और काबिल तजदीद ज़राए के शोबों में भी पायदार तरक्की की बुनियाद रखी गई, जो पाकिस्तान को माशी खुद किफ़ालत की जानिब ले जा सकती है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के इन 2 साला इक़दामात ने यह साबित किया कि सलामती, शफाफियत और तवील मुद्दती हिकमत अमनी के इम्तज़ाज से पाकिस्तान एक रोशन इक़्तिसादी मुस्तक़बिल की जानिब बढ़ रहा है।
जी, रिपोर्ट आपने देखी और इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए वी हैव अ गेस्ट ऑन ज़ूम। उनको वेलकम करेंगे। डॉक्टर तलत अनवर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे, खासकर हम देख रहे हैं जी जब वालेकुम सलाम। इकोनॉमी के हवाले से बात हो रही है तो प्राइम मिनिस्टर साहब के डेली इनिशिएटिव सामने आ रहे हैं, जिसमें आज के दिन हम कैशलेस इकोनॉमी के हवाले से बात कर रहे हैं। खासकर कैशलेस इकोनॉमी जो कि हम डिस्कस करते आए हैं काफ़ी अरसे से, लेकिन अब ये इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा एक जल्द ही यानी कि सामने आ गया और बजट के बाद इस पे कहा गया था कि काम होगा, तो फौरन ही ये आज इजलास भी किया गया, इसका जायजा इजलास, और पर वीक जो है वो एक मीटिंग इस पे जो है वो एक डिसाइड की गई है। क्या कहेंगे सर? जी, ये कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जो है ना इक़दाम कर रहे हैं वज़ीर आज़म, और जैसा कि बजट में अनाउंस किया गया है कि डिजिटाइजेशन जो है ना वो मेन ऑब्जेक्टिव है और मेन फोकस है इस गवर्नमेंट का। और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि डिजिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है अगर आपने टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ानी है, क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ ट्रांजैक्शन जो है ना वो कैश में होती हैं, तो उनका पता नहीं चलता है कि किसने कितना पैसा बिजनेस में कमाया है। तो अगर ये थ्रू डॉक्यूमेंटेशन होंगी और डिजिटल तरीके से होंगी तो फिर ये कमाने का सिलसिला जो है ना वो कि किसने कितना कमाया वो पता लग जाएगा। यानी जो भी ट्रांजैक्शन होंगी, लेन देन होगी, तो उस पर सही तरीके से टैक्स का तयन किया जा सकेगा और वो टैक्स एवेजन उसमें नहीं होगी। इसी को यानी आप देखें ना, गवर्नमेंट ने पहले इंसेंटिव भी दिए कि अगर कोई इस्लामाबाद विद इन इस्लामाबाद था, मेरे ख्याल ये बढ़ाया है इन्होंने कि जी अगर आप रेस्टोरेंट पे पेमेंट थ्रू कार्ड के थ्रू पेमेंट डिजिटल करें तो थ्रू क्रेडिट कार्ड करेंगे तो 5% टैक्स होगा, और विद होल्डिंग टैक्स, सेल्स टैक्स जो होगा, और अदरवाइज जो है ना 15% होगा। तो इस तरह ये बहुत सारे इकदाम अभी सुन रहे थे बजट में वो करने जा रहे हैं, जिसमें ये कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करेंगे ताकि जो लोग टैक्स नेट से बाहर हैं उनको भी टैक्स नेट में लाया जाए। आप ये देखें, अगर एक्सटेंट ऑफ कैशलेस इकोनॉमी जो है ना पाकिस्तान में बहुत हाई है, यानी कैश इकोनॉमी, कैश इकोनॉमी कैश बहुत इकोनॉमी ज़्यादा देखें ना, है जी। करेंसी इन सर्कुलेशन इज वेरी हाई इन पाकिस्तान। करेंसी इन सर्कुलेशन मेरा ख्याल ये है कि जो कभी यानी जो टोटल मनी सप्लाई का डिपॉजिट को हटा के वो तकरीबन जो है 21% था, वो 27-28%, यानी 21% पिछले सालों में था, और उसका शेयर अब 27% तक पहुंच गया पिछले कई सालों से। उसकी एक बुनियादी वजह यही है कि गवर्नमेंट ने जो है एक पैसे निकलवाने पे जब टैक्स यानी एक टैक्स लगा दिया था, विद होल्डिंग टैक्स था जो अभी भी है, जी तो वो उससे लोगों ने जो है बैंक से पैसे निकलवाना बंद कर दिए। एक दिन में 50,000 से ज़्यादा नहीं निकालते थे क्योंकि उस पर पैसे कटते थे। अब लोगों ने कैश में रखना शुरू कर दिया है। बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन, करोड़ों की ट्रांजैक्शन जो है ना वो कैश में हो रही हैं, तो और लेकिन जिससे जो पता नहीं चलता 50,000 कि वाला किसने अगर कितना बोले बिजनेस किया, डॉक्टर कितना साहब कमाया। यहाँ पर, तो 50,000 का जो एक अमाउंट था उसको बढ़ा के 75,000 कर दिया गया है, जो नॉन फाइलर विड्रॉल के हवाले से चीज़ें थी, तो वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है कि जी किसी जी ना किसी तरीके से ये भी मामला ट्रांसपेरेंसी की तरफ आए और ख़ासकर जो है वो इतना ज़्यादा एक लेन देन जो है वो मुश्किल ना हो। जी हाँ, ये तो अच्छा किया है कि लिमिट बढ़ा दी है, लेकिन साथ साथ टैक्स भी बढ़ा दिया है। और तो एक तो ये है, दूसरी ये कि जो यानी ट्रांजैक्शन है कारोबारी, ख़ास तौर से जिस मैं समझता हूँ जिसकी ज़रूरत है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। यानी हमारा एक बड़ा तबका है होल सेलर रिटेलर का, वो टैक्स नेट में नहीं है और वो सेल्स टैक्स नहीं देता है। वो सेल्स टैक्स प्रॉबेबली ले तो लेता है, लेकिन वो खजाने में जमा नहीं कराता है। खजाने में जमा उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि वो रजिस्टर नहीं होगा। वो रजिस्टर होगा जैसे बड़े बड़े जो रिटेल शॉप्स हैं, होलसेल शॉप हैं, राइट। यानी बड़े ब्रांड जो है ना वो रजिस्टर हो चुके हैं पॉइंट ऑफ सेल के तहत। लेकिन जो जो छोटे यानी होलसेलर हैं वो भी छोटे नहीं, करोड़ों में उनकी डीलिंग होती है, करोड़ों में उनकी सेल होती है। और रिटेलर जो है ना उनकी जो है वो अभी पॉइंट ऑफ सेल पे नहीं आए हैं, वो रजिस्ट्रेशन पे नहीं आए हैं। तो सबसे बड़ा जो इकदाम यानी होना चाहिए कि हर बिजनेस जो है ना विद सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी गवर्नमेंट जो है ना वो कैप्चर कर सकती है
کہ भाई बिजनेस से कितना टैक्स है, होलसेलर से, रिटेलर से, और जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, जो छोटे का लोग हैं, जो दुकानदार हैं, स्मॉल होल्डर्स हैं, वो उसी वक्त कर सकते हैं। लेकिन जब तक कि ये नहीं होगा, ये रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, रजिस्ट्रेशन लोग करवाते ही नहीं है। आप देखें ना, एक अभी पिछले साल आई थी, वो क्या है, ताजिर दोस्त स्कीम आई थी, ताजिर गवर्नमेंट दोस्त ने बड़ा स्कीम जी। फेवर किया ताजरों को। हाँ, ताजिर दोस्त स्कीम है। एक तो मैं स्कीम पे नाम पे जरा मुझे हंसी आती कि जी ताजिर हो दोस्त स्कीम। देखे ना, टैक्सेशन में कोई दोस्ती नहीं होती, टैक्सेशन को इन्फोर्स किया जाता सर है, आप लोगों का ही और कहना होता है, इन्फोर्स जब करना एनालिटिकल व्यूज गवर्नमेंट। आते हैं हमारे पास तो ये राय होती है कि किसी ना किसी तरीके से डेलिब्रेट या कोई एक हरासमेंट के जो है वो एस्पेक्ट में ना जाया जाए, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट जनरेट किया जाए, और ये लगे भी जी ना बिजनेस कम्युनिटी को कि ये जो है वो एक्चुअली आपसे जो है वो टैक्स जो है वो वसूल किया जा रहा है, थोड़ा सा लगे कि हाँ आपको टैक्स कल्चर में आना है। तो इसलिए ताजिर जी दोस्त, या इससे उसमें पहले भी एक स्कीम आई थी आपको याद होगा, टैक्स आसान, ये एप्लीकेशन थी जो कि हाँ, टैक्स जो है वो एक किस तरीके से फाइल कर सकें। तो एक नाम से ही पता चलता है ना कि आपको किस तरीके से उसका एक आने वाले दिनों में चीजें होंगी। देखिए ना, ताजिर दोस्त स्कीम आई, और उसमें जो है ना, आप देखें तो टैक्स कलेक्शन बहुत पुअर थी। हार्ड मुझे नहीं पता, कुछ बिलियन में थी, और जबकि इसका जो शेयर है तकरीबन 14-15 बिलियन जो है ना, 14-15% है टोटल जीडीपी में। जी तो टैक्स कंट्रीब्यूशन जो है ना, हार्डली लेस देन 1% है। तो मेरा ख्याल ये कि अगर टैक्स कलेक्शन, टैक्स जितना शेयर है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, उससे आधा भी हो तो हम 800-900 बिलियन रुपीस के जो है ना टैक्स वसूल किए जा हम कर लेंगे रिटेलर होलसेलर से। और उसके बाद जो है ना, बहुत गवर्नमेंट को रूम होगी कि वो सैलरीड क्लास को जो है ना रिलीफ भी दे दे, और रिलीफ देने के साथ साथ जी। उनको जो है ना यानी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे भी कुछ खर्च किया जाए, ताकि जीडीपी ग्रोथ हो और हुकूमत का पहिया चले। ये बातें हैं। राइट। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो है वो एक टेक्नोलॉजी के हवाले से अग्रीमेंट साइन हुआ है जो कि 5 साल है। खासकर टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर हम बात करें तो अभी ही रीसेंट पास में जो पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ही सबने देख लिया कि पाकिस्तान एक टेक्नोलॉजी की दुनिया में कितना आगे, और मज़ीद जो अगर हम आने वाले दिनों में ये अग्रीमेंट्स देख रहे हैं, इससे हमारी आईटी सेक्टर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट लेगी, और आपको क्या लग रहा है कि जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच पाकिस्तान में रिसेंटली की जा रही है, बिफोर बजट आफ्टर बजट हम देख रहे हैं, ये बहुत ही खुशाइन है, यानी कि इससे पहले इतना ज़्यादा इनिशिएटिव्स फॉर द फ्यूचरिस्टिक अप्रोचेस नहीं देखे गए थे। जी हाँ, जी पाकिस्तान ने रिसेंटली एक एग्रीमेंट किया है टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलपमेंट पे चाइना के साथ, जो बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। और उसमें मेनली जो है ना ग्रुप वो है, जो एक्सपोर्टर्स का, इन्वेस्टर्स का चाइना से आया, और यहाँ सियालकोट में उन्होंने एग्रीमेंट किया है कि जी यानी डिफरेंट एरियाज में, लाइक स्टिचिंग, टेलरिंग और फुटवेयर, इस किस्म के एरियाज हैं, उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराएगी। उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जो है ना वो उसके ज़रिए हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की गुड्स जो है ना बना सकेंगे, और इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकेंगे। इससे हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक हमें गुड्स प्रोवाइड कर सकें, हम तैयार कर सकें, और उनकी वो कॉस्ट इफेक्टिव हों। आप देखें ना, चाइना जैसे एक जूते बना रहा है, बहुत सारी स्पोर्ट्स की गुड्स बना रहा है, कपड़े हैं, स्टिचिंग है, बड़े ब्रांड है जो चाइना से आते हैं, और वो बहुत चीप है, कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं। और वो यानी लेबर भी वहाँ, गो के वहाँ लेबर महंगा है, पाकिस्तान के पास तो लेबर चीप है। तो जब टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करेंगे, तो हम कॉम्पिटिटिव रेट पे, कॉस्ट इफेक्टिव रेट पे हम जो है ना ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट में खुद भी बेच सकते हैं, और चाइना को भी बना के दे सकते हैं, ताकि वो अपनी गुड्स इंटरनेशनल मार्केट में बेच सके। उसकी वजह ये कि चाइना जो है वहाँ लेबर कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। पाकिस्तान से लेबर कॉस्ट जो है ना 4-3-4 यानी 3-4 गुना, मैं 3 गुना कहूँगा, 3 टाइम्स हायर है लेबर कॉस्ट। वहाँ राइट। इकोनॉमिक ग्रोथ कॉन्टिन्यूसली पिछले 50 साल में हुई है, जिसकी वजह से लेबर वेजेस जो है ना बहुत हाई हो गए।
वेजेस हाई हो गए हैं, तो वहाँ बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग गुड जो है ना एक्सपेंसिव पड़ती हैं। वो अगर पाकिस्तान में बनाई जाएं तो काफ़ी चीप पड़ेंगी, जिसके लिए ये इन्होंने ट्रेनिंग का आगाज़ किया है। और इससे ना सिर्फ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, बल्कि चाइना भी अगर कुछ चीज़ें कंपेटिटिव रेट पे कॉस्ट इफेक्टिव वे में अगर हमसे तैयार करवाना चाहे तो यहाँ से डायरेक्टली इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकता है, जिससे हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेंगे और हमें जिससे यहाँ लोगों एक्सपोर्ट को के नंबर्स रोजगार भी बढ़ मिलेगा। सकते हैं, हमारे एक्सपोर्ट के में जो है वो इजाफा हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान एंड अमेरिका की अगर बात करें तो रिसेंटली हमने टैरिफ के हवाले से काफ़ी एक नेगोशिएशंस और डिस्कशंस देखी हैं, जिसमें पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब भी मौजूद हैं। खासकर उनकी कल भी एक वर्चुअल मीटिंग हुई यूएस ट्रेड मिनिस्टर साहब से। और दूसरा ये कि ये देखा जा रहा है कि किसी ना किसी तरीके से जो टैरिफ्स हैं उनके हवाले से निगोशिएशंस की जा रही हैं, और ये मुज़ाकरात जो है वो आगे चलते रहेंगे, यानी कि इसको जल्दी से जो है वो एक इम्प्लीमेंट करना है ताकि हमारी जो ट्रेड है वो बेहतर हो सके। इसके हवाले से क्या कहेंगे? जी, पाकिस्तान का ट्रेड यूएस के साथ जो है ना वो सरप्लस में है, और जी। टोटल ट्रेड पाकिस्तान का और चाहे यूएस का जो है तकरीबन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मिला के अराउंड 7 बिलियन होता है। 7 बिलियन में से हमारा 3 बिलियन सरप्लस है, यानी हमारी तकरीबन हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा है और और इंपोर्ट इम्पोर्ट कम कम है। है। जी। तो हम हमारी तकरीबन लेट से के 5 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट है और 2 बिलियन की हमारी इंपोर्ट है, तो 3 बिलियन सरप्लस है। जो ये वाहिद यूएस है, यानी अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जहाँ के हमारी ट्रेड सरप्लस है, वरना हमारे मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड के साथ तो ट्रेड डेफिसिट ही होता है। हमारा ट्रेड डेफिसिट इस साल जो है अमेरिका ना एंड जर्मनी तकरीबन के साथ हमारा मेरे ट्रेड ख्याल जो है वो सरप्लस है। बिल्कुल। तो वो मिलियंस में होगा। देखिए ना, वो जर्मनी वो मिलियंस में होगा, और वो जो हमारा जर्मनी या अगर ट्रेड देखा जाए तो वो यूरोपियन यूनियन के साथ देखा जाता है, वो भी जी। डेफिसिट में है। लेकिन हम मेजर जो है ना एक्सपोर्ट करते हैं, सबसे हाईएस्ट वो चंक जो यूएस हमारा एक्सपोर्ट मार्केट्स का में ऑफ कोर्स। वो जो है ना यूरोपियन मार्केट को जाता है। तो इसलिए जब जहाँ तक यूएस का ताल्लुक है कि यूएस ने अपने यानी क्योंकि उनका ट्रेड डेफिसिट बहुत हाई था तमाम दुनिया के साथ, तमाम दुनिया के कंट्रीज के साथ इंक्लूडिंग चाइना और दूसरी कंट्रीज हैं, इंडिया है उनके साथ भी बहुत हाई है। हमारे साथ तो इतना ट्रेड डेफिसिट है नहीं, वो हार्डली 3 बिलियन का है। तो उसको कम करने के लिए उन्होंने तमाम दुनिया पे टैरिफ इम्पोज किए हैं कि हम यानी हमारी चीज़ें महंगी हो जाएं, तो 29% हम पर टैरिफ इम्पोज किया गया है। इसका मतलब है हमारी चीज़ें 29% एक्सपेंसिव हो जाएंगी यूएस मार्केट में। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम जो है ना एक तो नेगोशिएशन फाइनेंस मिनिस्टर कर रहे हैं कि यानी ट्रम्प का जो मेजर यानी पर्पस था वो ये था कि भाई हमारी भी इंपोर्ट लो, यानी उनकी एक्सपोर्ट आप करें, हम भी इंपोर्ट करें, बढ़ाएं राइट। यूएस से, ताकि उनका ट्रेड डेफिसिट कम हो। तो हम उनकी कुछ कमिटमेंट करें कि जब हम उनकी इंपोर्ट बढ़ाएंगे और उनको रिलैक्सेशन देंगे, रिलैक्सेशन देने की तो जरूरत हमारी नहीं है, एक्सपोर्ट के ड्यूटीज कम नंबर्स करेंगे बढ़ेंगे। जैसा बिल्कुल, कि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच डॉक्टर तलत अनवर साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए चीज़ें काफ़ी बेटरमेंट की तरफ आ रही हैं, और यही हम आईएमएफ के हवाले से भी जो इनिशिएटिव्स हैं वो भी देख रहे थे कि बजट से पहले जो है वो चीज़ें काफ़ी हद तक एक अलाइन हुई, मीटिंग्स में जो है वो अच्छे रिस्पॉन्स आए। ये तमाम चीज़ें चलती रहेंगी। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम देख रहे हैं कि सोलर पावर के अंदर पाकिस्तान की जो एक होमवर्क है या पाकिस्तान की जो एक कारकर्दगी है वो वाज़ेह तौर पे सामने आ रही है। टॉप 17 ममालिक के अंदर पाकिस्तान शामिल हो चुका है, और यहाँ पर ख़ासकर अरकान पार्लियामेंट ने ये भी एक सिफारिश की है कि सोलर के ऊपर ख़ासकर 18% जो एक हम कह सकते हैं ड्यूटी दी गई है और टैक्स दिया गया है, उसके हवाले से उसके ख़ात्मे के लिए जो है वो इन्होंने सिफारिश की है कि इसको ख़त्म होना चाहिए और सोलर एनर्जी को फ़रोग देने के लिए
चाहिए, पाकिस्तान में इसके ऊपर टैक्स जो है वो कम होना चाहिए। आज ये दोनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, कितना ज़्यादा ये फ़ायदेमंद हो सकते हैं। ख़ासकर पाकिस्तान में लास्ट ईयर्स और लास्ट 2 ईयर्स ये बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड भी रहा है कि सोलर एनर्जी पे शिफ्ट ओवर देखा गया है, रेजिडेंशियल भी और बिजनेसेस भी। तो आज इसके हवाले से हम बात करेंगे और पाकिस्तान में माशी तौर पर खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से भी जो कुछ असरात का मुकाबला है उसको करने के लिए तैयार हैं, ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है। तो ऑफ कोर्स बजट में भी हमने ये चंक देखा और हमारी जो एक डिफेंस जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मुजाहरा हमने लास्ट ये जो पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट में ही देख लिया कि अभी जो 2-3 हफ्ते पहले हमने ये चीज़ें देखी जिसके ऊपर ज़बरदस्त एक रिएक्शन देखा गया और पाकिस्तान रीजन के अंदर और इन दी वर्ल्ड पूरा एक वाज़े तौर पे ताकतवर कंट्री होने के नाते जो है वो सामने आया और एक ओवरसीज़ जो बिज़नेस कम्युनिटी है इसका कॉन्फिडेंस पाकिस्तान पे बहुत बढ़ गया, जिसकी वजह से तमाम जो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो देख रही है कि पाकिस्तान में कितने ज़बरदस्त जो है वो चीज़ें मौजूद हैं और कितना ज़्यादा एक ट्रस्टेबल कंट्री है। आज इसके हवाले से बात करेंगे। टैक्स रिकॉर्ड पे टेम्परिंग करने वालों के खिलाफ FBI ने अगेन एक इनिशिएटिव लिया है कि इसकी और जाली इन्वॉइसेस पर गिरफ्तारी की जा सकेगी। कल आपने सुना था कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये इनिशिएटिव लिया था कि जो नॉन फाइलर हैं जो एक क्रैकडाउन कर रहे हैं उस पर गिरफ्तारी ना करें, लेकिन जो जालसाजी करेंगे, जो चोरी करेंगे टैक्स, उसके खिलाफ जो है वो गिरफ्तारी अमल में आ सकती है। ये फाइनेंस मिनिस्टर ने आज वाज़े तौर पे कह दिया है। इसके हवाले से भी बात करेंगे और पाकिस्तान की तारीख में इनसाइडर ट्रेडिंग के हवाले से फर्स्ट जो अरेस्ट है यानी कि पहली गिरफ्तारी और पहली जो सज़ा है जुर्म में वो सामने आ चुकी है। इस जुर्म में पहली बार सज़ा हुई है। आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट इन द स्टूडियो। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर वहीद शेख साहब, आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। थैंक यू जी। क्या कहेंगे, सोलर के हवाले से बात हो रही है और थोड़ी बजट के हवाले से बात हो रही है। ऑलरेडी पाकिस्तान के पास तो बहुत सारी एक अच्छी न्यूज़ आ रही है जिसमें ये सोलर के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ आई है। देखिए आज जैसे कि पार्लियामेंट में इस पे उन्होंने सिफारिश की है कि ये जो है ना जो इसके ऊपर जो आपने सेल्स टैक्स लगाया है इसको ख़त्म होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ हमारे ज़्यादातर जो इस पे जो सोलर पे जो लोग शिफ्ट हो रहे हैं ज़्यादातर घरेलू सार्फिन हो रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म के लिए अगर शिफ्ट करना चाहेंगे तो उसके लिए ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन घरेलू जो है काफ़ी जो है ना लोग क्योंकि अपने छोटा अपना उसके बजट के मुताबिक वो लोग चलते हैं, तो अपने छोटे बजट को वो कर्टेल करने के लिए तो उन्होंने इसमें क्या कारोबारी हजरात या रिटेलर्स जो दुकानदार या फिर छोटे SMEs जो होते हैं वो ज़्यादा शिफ्ट ओवर नहीं हो रहे? वो भी हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पिछले 2 साल से जो इसका ट्रेंड था ज़्यादातर घरेलू सार्फिन की तरफ था। और फिर अब इंडस्ट्री की तरफ भी, क्योंकि इंडस्ट्री को पता नहीं है कि इस पर लॉन्ग टर्म क्या प्लानिंग आएगी, क्योंकि पिछले साल ये सुनने में आ रहा था कि इसके जो टैरिफ्स हैं वो कम हो रहे हैं और इस तरह की चीज़ें, इसलिए इंडस्ट्रीज़ के ऊपर लॉन्ग टर्म में, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इस पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, इस वजह से शिफ्टिंग थोड़ी सी उनकी अभी मुश्किल है। तो अभी इसकी अगर कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी आएगी तो फिर इंडस्ट्री भी इस पर ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगी। और आप समझते हैं कि फ्यूचर में जो अभी हम देख रहे हैं टॉप 17 कंट्रीज़ में पाकिस्तान आ चुका है, तो क्या यहाँ मैन्युफैक्चरिंग या कोई इसके ऊपर कोई इनोवेशन स्टार्ट होगी? देखिए पाकिस्तान में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, इस पर कोई इनिशिएटिव देना चाहिए सरकार को। देखिए इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट बिल हम जो है सोलर, सरकार क्या क्या करे? सरकार तो सब कुछ कर ही रही है, आपने बजट भी देखा। देखिए बजट बिल्कुल ठीक है, सरकार ने कोशिश की है कि अपनी तरफ से अच्छा बजट देने की, कि आम सारिफ पे कम से कम बोझ, जो टैक्स पेयर हैं ज़्यादा उनके ऊपर ज़्यादा उन्होंने टैक्स डाला। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो टैक्स नहीं देते हैं उनका भी हक बनता है पाकिस्तान में टैक्स पे करें। नॉन फाइलर का जो कंसेप्ट है हमारे मुल्क में वो उसको बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। ये उसको देखें ना, नॉन फाइलर होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए एक अगर कोई बंदा फाइलर बिजनेस कर रहा है और एक नॉन फाइलर है तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अच्छा, कल हमने देखा था कि यहाँ पर चेयरमैन FBI ने जो है कहा था कि एक कैजुअल गुफ्तगू में उन्होंने कहा था कि अमीर तबका जो है वो टैक्स चुरा रहा है, जिसमें 1233 अरब रुपए का एक लमसम अमाउंट दिया। अब आज भी हमने देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो टैक्स चोरी करते हैं या जो टेम्परिंग करते हैं इनवॉइसेस के अंदर उनकी गिरफ्तारी की जाती है और की जा रही है या फिर की जाएगी, और ख़ासकर उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जाएगा। तो वो जो नॉन फाइलर हैं ये उनमें आते हैं लोग या फिर ये वैसे ही जो टेम्परिंग करते हैं? नहीं, नॉन फाइलर में ये लोग नहीं आते, ये फाइलर्स में ही आते हैं ये लोग। अच्छा। ये जो है इसकी इन्वाइसेस जो फेक इन्वाइसेस होती हैं उसके हम जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो फाइलर जो अच्छा काम करने वाले लोग वो इसके हक में नहीं है।
जो अगर कोई इस तरह की कोई टेम्परिंग करता है Right. तो उस पर मेरा ख्याल एक्शन होना चाहिए, उस पर हमें तो बिज़नेस कोई कम्युनिटीज़ का एतराज़ एतराज़ नहीं है। लेकिन जो पिछले दिनों प्लान बन रहा था कि किसी भी बिज़नेस के ऊपर वो जाके वो जो है वो गिरफ्तारी कर सकते हैं, तो उससे थोड़ी सी हरासमेंट पैदा हो रही थी, तो उस पर वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनिशिएटिव लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो चीज़ सॉर्ट आउट इंशाल्लाह ये फाइनल जब क्लोजिंग हो तो उसमें हो जाएगी, तो वो चीज़ें कुछ चीज़ें जो है ठीक करने वाली अच्छा, है। इस बार जो बिजनेस कम्युनिटी है वो थोड़ी रिलैक्स दिखाई दे रही है। एक तो हमने जो सुपर टैक्स है उसको हमने हाफ होते हुए देखा है, 0.5 कर दिया गया है, 20 करोड़ से 50 करोड़ तक की आमदनी बिजनेसेस वालों को। लेकिन एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि बिजनेस कम्युनिटी कभी हैप्पी नहीं होती, उनको कितना भी कुछ दे दिया जाए। अब कॉर्पोरेट सेक्टर का टैक्स है, ऑफ कोर्स है, वो तो है, और इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, नहीं तो फिर टैक्स कहाँ से कलेक्ट किया जाएगा, गवर्नमेंट के किटी में कैसे पैसे आएंगे, क्योंकि रेवेन्यू भी तो जनरेट करना है ना। असल में जो गवर्नमेंट का फोकस होता है ज़्यादातर इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर होता ऊपर होता है, है। या आपके विदहोल्डिंग टैक्सेस के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर रिलाय होता है, या 8B के ऊपर रिलाय होता है। मेरा ख्याल है जो हमें डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ हमें करना चाहिए, लोगों के जो एक्सपोर्टर्स के रिफंड्स हैं वो ज़्यादा फंस जाते हैं, और जो इम्पोर्टर्स हैं उनके भी रिफंड फंस जाते हैं, फिर इनको वो एग्जम्पशंस भी नहीं मिलती टैक्स, क्योंकि एडवांस टैक्स इतना जमा हुआ होता है, वो फिर उनके जो टारगेट्स के चक्कर में वो फिर रिफंड्स भी नहीं होते, फिर उनको नए जो है ना नोटिस और इन चीज़ों में वो फिर जो है वो फिर खेल बन जाता है कि जी वो पैसे ना रिफंड ना किए जाएं, ये इस तरह की तो चीज़ें। इस बार तो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट को भी कम किया जाए, और कहा यह जा रहा है कि आप डिजिटाइजेशन की तरफ फरोग दें। जी जी जी। तो आपको लगता है कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम होगी इस बार? और दूसरा ये कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से जो कैश इकोनॉमी है उसको डिस्करेज किया जाए, कैशलेस एक इकोनॉमी को प्रमोट किया देखिए जाए। इसका एक तजर्बा ना सरकार ने कराची में जो हमारी कस्टम क्लियरेंस है उस पर उन्होंने किया है, फेसलेस असेसमेंट पे वो अच्छा एक जो है ना वो प्रोग्राम बना है कि किसी बंदे को नहीं पता कि वो किसकी असेसमेंट कर रहा है, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव है। उसमें आप देखिएगा अगले 3-4 महीने में आपको अच्छा रेवेन्यू उसकी कलेक्शन आना शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह आपके FPR के भी किसी नुमाइंदे की आम बंदे से इंटरेक्शन कम से कम अगर हो तो मैं ये समझता हूँ कि आपका जो है रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ सकता है, और उसमें ये होगा कि उसको ये नहीं पता होगा कि मेरे अपना भी कुछ इसमें कोई इंटरेस्ट, उसका अपना इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, तो उससे ये बेहतर है, इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो तो उससे ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, अब थोड़ा सा फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये भी बताया है कि रीजन के अंदर खासकर हम माशी तौर पे अगर देखें तो हमारा मुल्क किसी न किसी तरीके से मजबूत होने के लिए एक टग ऑफ वॉर देखी जा रही है। दूसरी बात ये कि अगर हम बात करें कि रीजन के अंदर बढ़ती हुई एक कशीदगी है, पूरे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही है, जी जी। इसी लिहाज से हम हर तरीके से तैयार हैं। तो ये भी एक बयान सामने आया है, रीसेंट पास में हमने पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट भी देखा, और फिर उसके बाद चीज़ें बेटरमेंट की तरफ आई, इकॉनमी के हवाले से पूरी दुनिया में हमारी एक हम कह सकते हैं ना ट्रस्ट बढ़ गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए पाकिस्तान का तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बड़ा अच्छा ट्रस्ट बना है हमारी अफवाज के ऊपर, फिर ख़ास तौर पे जिस तरीके से हमने उनको रिबटल किया है वो पूरी दुनिया में, मैं सऊदी अरब में भी था तो यकीन करें वहाँ पे अब पाकिस्तान को ना बड़ी अच्छी नज़र से देखा जाता है। पहले एक डिफरेंट था माहौल, अब बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें नज़र आना शुरू किया, अब पाकिस्तान की माशाल्लाह इज़्ज़त बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसी तरह जब ये अब ईरान वाला चल रहा है तो ईरान में भी अगर पाकिस्तान अच्छे तरीके से मूव करेगा, पाकिस्तान अच्छे तरीके से ईरान का उस तरीके से तो हम साथ नहीं दे सकते, लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत उनका साथ देंगे तो रीजन के अंदर देखें आज अगर ईरान की बारी तो हो सकता है कल हमारी बारी भी आ सकती है, तो लेकिन उसको हम थोड़ा बहुत हमें उनको साथ देना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। अच्छा आमिर साहब, यहाँ पर थोड़ा सा एक बिजनेस के हवाले से बात करें तो इनसाइडर ट्रेडिंग के हवाले से ये पहली सज़ा सामने आई है, और फाइनली जो कहते हैं ना मार्केट के अंदर जो एक इनसाइडर एक ट्रेडिंग का एक फॉर्मूला बहुत पहले समझा जाता था कि यूज़ होता है, जिसकी वजह से एक मुतवस्सित तबका या फिर हम कह सकते हैं क्या कहेंगे एक टिपिकल एक ग्रुप जो है वो फ़ायदा उठा लेता था। तो अब जो ये गिरफ्तारी सामने आई है या ये जो सज़ा उसको हुई है जुर्म की, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, कैसे लोग इससे जो है वो ये मिसाल बनेगी? मेरा ख्याल इस तरह की 2-4 अगर और आप एग्जाम्पल सेट करेंगे तो फिर चीज़ें कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, मैं ये समझता हूँ चीज़ें अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। अगर देखें अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी ना उस वक्त तक कामयाबी भी नहीं होगी, तो अकाउंटेबिलिटी हुई है तो फिर उसमें कामयाबी भी इंशाल्लाह हो जाएगी। एक एग्जांपल सेट हो जाती है तो लोग फिर डर जाते हैं, थोड़ा सा ना वो उनको नज़र आ जाता है कि यार अगर कल को हम अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो हमारे साथ भी ये हो सकता है। यू हैव टू फॉलो द रूल्स। अच्छा, थोड़ा सा हम बात करेंगे बजट के ही हवाले से। हमने बजट के अंदर देखा कि एक्सपोर्ट के नंबर्स को बढ़ाने के लिए, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, रेमिटेंसेस, हमारी अर्निंग्स, फिस्कल डिसिप्लिन, इन तमाम चीज़ों को मैनेज किया गया है। तो इस बार के बजट को आप कैसे देखते हैं,
खासकर हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी इस बार सपोर्ट किया गया कि आप किस तरीके से अच्छी अगर अर्निंग करनी है तो आप परफॉर्म करके दिखाएं। देखिए ना, एक तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इन्होंने जो टैक्सेस कम Taxes किए, है, हाँ। एडवांस इनकम टैक्स किया है, उसके अलावा गेन टैक्स कम किया है, उससे थोड़ा सा जुलाई से जो है ना आप देखिएगा प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस भी बढ़ना शुरू हो जाएंगी, जो एंड यूज़र है उसको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। और प्लस ये जो है चीज़ें आपने जो बजट है, बजट में इस दफ़ा बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने फिगर्स बहुत ज़्यादा हाई नहीं किए। आपने आप 20% का अब बहुत ज़्यादा हाइक उसको नहीं दिए, तो मेरा ख्याल है इनके इजीली ये टारगेट्स हैं ना अचीव हो जाएंगे। फिर रीजन के जो हालात हैं उस हालात की वजह से आपकी पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं, ये चीज़ें हैं, ये भी बढ़ने के खदशा है। और ये चीज़ें जो है तो हमने अभी रिसेंट ही तो पॉलिसी रेट अनाउंसमेंट देखी, पॉलिसी देखें ना, पॉलिसी रेट इसी वजह से अनचेंज हुई है ना कि रीजन में जो अनस्टेबिलिटी है उस वजह से हो सकता है ये इन्होंने कम करनी हो, लेकिन इस वजह से नहीं की कि रीजन में आपको पेट्रोल और ये आपकी जो गैस की जो है सप्लाई है वो सही तरीके से, शायद उसमें कुछ आपको महंगाई का सामना क्या करना इम्पैक्ट होगा ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का जो हम देख रहे हैं थोड़ा सा ये जो बढ़ रहा है, तो क्या इससे कोई इकोनॉमी के ऊपर एक, अगर हम पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी की बात करें तो मैं क्या ये कोई समझता हूँ जी, impact मेरा होगा ख्याल है थोड़ा सा महंगाई में इजाफा होगा, इन्फ्लेशन? ठीक, इन्फ्लेशन बढ़ेगी क्योंकि आप देखें पेट्रोल की इंटरनेशनल मार्केट आप में इंटरनेशनल इन्फ्लेशन की बात जी, कर रहे हैं, इंटरनेशनल इन्फ्लेशन डायरेक्ट इफेक्ट पाकिस्तान को भी तो करती है ना। लेकिन आपको याद होगा कि जब डायरेक्ट इन्फ्लेशन पाकिस्तान की एक इम्पैक्ट की बात हो रही थी उस वक्त पाकिस्तान में महंगाई को कम किया गया, यानी बस कि उस वक्त देखिए inflation था। हमारी अल्लाह की मदद हमारे साथ थी, नीयत अच्छी थी और अल्लाह ने फिर रास्ता बनाया और अच्छा मामलात अच्छे सेट हो गए। लेकिन अब देखें पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, आपकी गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है, आपकी एडिबल ऑयल की प्राइस बढ़ रही है, इसी तरह आपकी दूसरी कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही, क्योंकि हम लोग टोटली डिपेंड कर रहे होते हैं। उस वक्त ऑयल की प्राइस कम हो रही थी और बाकी चीज़ें बढ़ रही थी, तो इस वजह से हमें उसका फ़ायदा हुआ है। अच्छा, IMF की जो एक डायरेक्शन है इसके हवाले से गवर्नमेंट ने ऑलरेडी राइट साइजिंग का जो एक मरहला है उसको तेज़ कर दिया है, इसको अमल में लाने का कहा गया है। तो क्या लगता है आपको कि एक तरफ अपने खर्चे भी कम करने हैं, दूसरी तरफ आवाम को भी रिलीफ देना है और हमारी इन्वेस्टमेंट भी आनी चाहिए इंटरनेशनल, यानी कि FDI के ऊपर फोकस करना है, जी और ख़ासकर SIFC के रोल को हम रूल आउट नहीं कर सकते, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक तो SIFC तो अच्छा काम कर रही है, कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्ट जो है इन्वेस्टमेंट आए। मैं ये एक सजेशन देना चाहता हूँ, देखिए कि अगर हमारे जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं जब तक हम उनको एतमाद नहीं देंगे ना, तो इंटरनेशनल मार्केट से आप कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आके नहीं करेगा। लोकल इन्वेस्टर है, सबसे पहले उसको एक मिसाल बनाएं कि उस बंदे ने या उस कंपनी ने या उस ग्रुप ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की और ये अर्निंग कर रहा है, एक मिसाल आप सामने रखें तो आप देखिए पाकिस्तान में एक तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आएगी, लोकल इन्वेस्टमेंट, और बाकी हमारी एक्सपोर्ट्स को में इजाफा होना चाहिए। इस तरीके से होना चाहिए कि हम देखें कि हम कौन कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी सब्स्टिट्यूट हमें पाकिस्तान में उसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करें, उस पे सब्सिडाइज कर दें। रॉ मटेरियल का भी तो इशू होता है, हमारे पास रॉ मटेरियल क्यों नहीं बनता, यानी कि ऐसा कौन सा रॉ मटेरियल है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकता? बेशुमार चीज़ें हैं जी पाकिस्तान में बन सकती हैं, हर चीज़ हो सकती है, थोड़ी सी इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है कि हम वो रॉ मटेरियल बना के रॉ मटेरियल को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और प्लस हम लोकल मार्केट में भी दे सकते हैं। बेशुमार चीज़ें आपकी टेक्सटाइल्स के साथ है। अगर चले हम कॉटन की बात करें तो कॉटन तो चले हमें तो वो तो फिर बाय करना ही पड़ेगी, इस टाइप के रॉ मटेरियल्स तो लेना ही पड़ेंगे। देखिए, कॉटन को आप पाकिस्तान में ग्रो कराएं, कॉटन का एरिया बढ़ाएं, ठीक है ना। कॉटन के साथ अब 2 क्रॉप्स होती हैं, आप एक आपने कॉटन लेनी है, उसके साथ आप एडिबल ऑयल भी कर सकते हैं, डबल हो सकता है ना। हमारे पास मस्टर्ड भी मौजूद होता है, लेकिन हम सिर्फ एक एडिबल ऑयल पाम ऑयल के ऊपर इन्हिसार करते हैं, ऐसा क्यों है? हमारे पास जो हमारी चीज़ है, जो हमारी स्पेशलिटी है, जैसे हम टर्किश देखते हैं, टर्किश अपनी टी पे ज़्यादा फोकस करते हैं एज कम्पेयर टू अदर टी। असल में पाकिस्तान में हमारे जो ऑयल की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, हम तकरीबन 90% से ज़्यादा ऑयल बाहर से इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। हमें 10% जो है वो लोकल में मिलता है, वो इन टर्म्स ऑफ आपको कैनोला मिल जाता है, सनफ्लावर मिल जाता है या कॉटन सीड ऑयल मिल जाता है, इस तरह के ऑयल आपको लोकल में मिल जाते हैं। पाम ऑयल जो है वो मलेशिया इंडोनेशिया से आता है। पाकिस्तान में इसकी हम ग्रोथ कर सकते हैं, हमारी बहुत बड़ी कोस्टल बेल्ट है, उस पर हम इसको ट्रायल कर सकते हैं। देखना 1600-1700 किलोमीटर की बेल्ट है, उसके ऊपर हम पाम के ट्रीज़ लगा के उसका एक तजर्बा कर सकते हैं, तो उस पर हमें कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अपना इंपोर्ट बिल से ऑयल के बाद इस पर काफ़ी अनकन्वेंशनल इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स देखी गई है, जैसे कुक्ड मीट के हवाले से बात करें, यूटेंसिल्स के हवाले से बात करें, कुछ इस साल के अंदर ये एक है जो कि देखा गया है। तो आप समझते हैं कि ऐसे अगर थोड़ी सी कोशिशें की जाए, खासकर जो हमारा SME सेक्टर है, कॉटेज इंडस्ट्री है, उसको फ़रोग देने के लिए? देखिए, कॉटेज इंडस्ट्री को फ़रोग दें, आप अपनी माइंस एंड मिनरल्स को
تھوڑا سا فروغ دیں. آئی ٹی کو پہ آپ بڑے اچھا فوکس کر رہے ہیں, آئی ٹی کی ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, تو ٹھیک ہے ہم ویلیو ایڈیشن کی طرف جائیں. میرا خیال ویلیو ایڈ کر کے جو بھی کموڈیٹیز ہیں اس میں ویلیو ایڈ کر کے اس میں ایکسپورٹ کی طرف ہمیں کوشش کرنی چاہیے, لیکن ایکسپورٹرز کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ بھی کرنا چاہیے. اب دیکھیں جو لوکل ہے اس پہ آپ ڈیوٹی کی بات کر رہے ہیں, نہیں لوکل جو ہے اس پہ ٹرن اوور ٹیکس مثال ہے 1% ہے اور ایکسپورٹر پہ 2% ہے, تو وہ ایکسپورٹ کیوں کرے گا, پھر لوکل مارکیٹ میں بیچے گا. تو اس طرح ایکسپورٹر کو تھوڑا سا انسینٹیو دینا چاہیے. ہماری بہت بڑی اپنی مارکیٹ بھی ہے, لیکن ہم جب بات ہوتی ہے ریونیو جنریشن کی تو ایکسپورٹر لا رہے ہیں, آپ کے فارن ایکسچینج, آپ کے ریمیٹنسز بڑھ رہے ہیں, تو اس بار ٹارگٹ رکھا گیا ہے کہ ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈیوٹیز رکھی گئی ہیں جو ریونیو کے حوالے سے, اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے, تو یہ بھی کم ہونا چاہیے؟ جی کم ہونا چاہیے. دیکھیں نا ایکسپورٹر کے اوپر آپ ٹیکسز کم کریں, آپ اس کو تھوڑا انسینٹیو دیں, تھوڑا سا اس کو موٹیویٹ کریں. دیکھیں پھر آپ کی ایکسپورٹ پالیسی بھی تو آ رہی ہے سب کے لیے. دیکھیے اللہ کرے جی اگر ایکسپورٹ پالیسی اچھی آئے گی, اچھی پالیسی آئے گی تو پھر انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی, ادروائز مشکل ہے. ادروائز آپ سمجھتے ہیں مشکل وہ جو ہے. ہمارے لیکن ایکسپورٹ کے اندر سے 5 سیکٹرز, جیسے ایس آئی ایف سی کے اندر 5 سیکٹرز رکھے گئے ہیں, ایکسپورٹ کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا کاٹن, یہ ٹیکسٹائل ہو گیا, لائیو اسٹاک ہو گیا, یا یہ لیدر ہو گیا, اس ٹائپ کی ایکسپورٹ کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں سامنے آتی ہیں. اصل میں ہمیں تھوڑے سے سیکٹرز کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ہم صرف 5 سیکٹرز تھوڑے کیوں, ہم سارے کیوں نہیں رکھتے؟ نہیں, ہمیں ویسے یہ ہے کہ آپ ایک ٹارگٹ دیں گے, اتنی جو ایکسپورٹ کرے اس کو اتنا انسینٹیو ہے, یعنی کہ ایک آپ بیس بنا لیں کہ جی 1 کروڑ کی جو کرتا ہے, 2 کی کرتا ہے, 10 کروڑ کی کرتا ہے, اس حساب سے انسینٹیو بڑھاتے جائیں. جتنی آپ ایکسپورٹ کرتا ہے جائے اتنا انسینٹیو بڑھاتے جائیں, تو دیکھیں آپ کی ایکسپورٹس بہت زیادہ بڑھ سکتی ہیں. ایکسپورٹس کو بڑھانا ہماری پرائیورٹی, اور امپورٹ کو کم کرنے کے لیے ہمارے پاس جو چیزوں کا بل زیادہ ہے یا جو چیز زیادہ امپورٹ ہو رہی ہے, آپ نے کہا اس کو کم کرنا چاہیے, اس کو لوکل پہ انسینٹیو دینا چاہیے. لیکن پیٹرول تو ہم وہ نہیں کر سکتے. ای وی کارز کے حوالے سے اس بار پالیسی دی گئی ہے, اسی لیے دیکھیں ای وی کارز پہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آئل, لوکل آئل ایکسپلوریشن پہ بھی کام کر سکتے ہیں. ہمارا بہت بڑا پاکستان میں بلوچستان بہت زیادہ ریچ آئل میں, وہ بہت زیادہ ایریاز ہیں, بہت ایک منیمم کوانٹٹی پروڈیوس کرتا ہے, یعنی کہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے, تو اس پہ بھی لوگوں کو جو انٹرنیشنل مارکیٹ سے لوگوں کو انوائٹ کریں, آئیں, آ کے ان کو ایکسپلورنگ کریں, آئل ایکسپلورنگ, کیونکہ اس طرح کے تھوڑے سے انسینٹیو دیں لوگوں کو. اور جو ہماری گورنمنٹ کمپنیز ہیں یا جو سیمی گورنمنٹ کمپنیز ہیں وہ ماشاءاللہ ارننگ کر رہی ہیں, بہت اچھی ارننگ کر رہی ہیں, تو ان کے ساتھ ایک ہیلدی کمپٹیشن آپ کروائیں, ون ون سچویشن ہونی چاہیے, ان کی بھی ہو, جو بائرس ہیں ان کی بھی ہو, تب کام آپ کا. اچھا, اس بار جو بجٹ دیا گیا, آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو چیزیں سیٹ کی جا رہی ہیں اس میں یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ فسکل ڈسپلن آئے گا, تو پچھلے سال سے کافی حد تک کارکردگی بہتر ہوگی جب ہم نیکسٹ اکانومک سروے پہ ہوں گے؟ اصل میں اگر جب تک ہم مکمل ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر نہیں جائیں گے نا, جب تک ہم ٹیک کو ساتھ شامل نہیں کریں گے, اس وقت تک ہمارے ریونیوز تھوڑے سے کم ہوں گے. جب ٹیک کو ساتھ ہم مکمل طریقے سے آٹومائزیشن پہ چلے جائیں گے تو چیزیں اور مزید اچھی ہو جائیں گی. تو آٹو پہ آپ کے ایڈجسٹمنٹس ہوں گی, آٹو پہ آپ کے ٹیکس ایڈجسٹ ہوں گے, تو جب آپ ہر چیز آٹو پہ ہوگی اور آٹو پہ ٹیکس کلیکٹ بھی ہوگا. اچھا, یہ فائلنگ کا پروسیس جو انٹرنیشنلی دیکھا جاتا ہے, خاص کر ہم دیکھتے ہیں کہ ضرورت نہیں پڑتی انہیں فائلر, نان فائلر یا آئیڈینٹیفائی کرنے کی کہ فائلنگ کرنی ہے, جی وہ کب ہوگا یا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس اگر یہ سجیشن ہو تھوڑا سا جو نان فائلر نہیں آ رہا ہے اس کو اعتماد دینے کی ضرورت ہے. اس کو اعتماد دیں تھوڑا سا, لوگوں کو یعنی کہ موٹیویٹ کریں گے, یار اگر آپ ٹیکس دیں گے تو آپ کا بھی فائدہ, ملک کا بھی فائدہ, دونوں کا فائدہ ہے. وہ صرف اپنا یا جو ہے وہ فائدہ نہیں سوچنا چاہیے, نان فائلر کو بھی اور جو ٹیکس کلیکشن کر رہے ہیں ان کو بھی. جب تک دونوں کو جب فائدہ ملک کے لیے سوچیں گے تو پھر زیادہ میرا خیال ہے یہ کہ چیزیں اچھی ہو سکتی ہیں. اچھا عامر وحید صاحب, ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے, خاص کر آپ نے آئی ٹی کا ذکر کیا, ایک نئی چیز, بہت زیادہ ایک ڈیولپمنٹ اس میں سامنے آ رہی ہے, وہیں ایگریکلچر سیکٹر کے لیے بھی اس بجٹ میں فوکس کیا گیا ہے. تو ایگریکلچر تو آلریڈی ہم رائس کے حوالے سے بہت زبردست پرفارمنس ہے ہی ہماری, اور چیزیں آپ کیسے دیکھتے ہیں ایگریکلچر کے اندر جہاں ہم لیک کرتے ہیں؟ دیکھیں جیسے کہ کنولا ہے ہمارا, کنولا ہے, ہم سویابین آئل کر سکتے ہیں, سویابین ہمارے پاس نہیں ہے, کاٹن ہمارا ہے, اور بے شمار ہماری جو آپ سمجھ لیں جو ہمارے جانوروں کے لیے جو چارہ ہوتا ہے اس کے اوپر ہم کر سکتے ہیں, اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں باہر. آپ سعودیہ کر سکتے ہیں, یو اے ای کر سکتے ہیں, اور ملکوں میں, اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں کہ چھوٹی چھوٹی آپ کراپس کو
اب کر کے اور اس کو بیلنس کراپس کو بیلنس بھی کریں. اب جیسے سم ٹائمز ہماری شوگر بہت زیادہ ہو جاتی ہے, سم ٹائم ہماری گندم بہت زیادہ ہو جاتی ہے, یہ کہتے ہیں کہ اب کبھی ہمارے آلو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, وہ لوگ بیچارے روڈز پہ پھینک رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر پالیسی اور اس کی بائی بیک کی گارنٹی ہونی چاہیے, یا اس کی ویلیو ایڈیشن کے لیے کوئی ایسا کام ہونا چاہیے کہ جو اس کے ہم پیسٹ بنا لیں, اس کا کوئی پاؤڈر بنا لیں مسالے پوٹیٹوز کا. تو اس طرح کے کام بھی یہاں پہ ہونے چاہیے, ویلیو ایڈیشن ہونی چاہیے. چلیں جی, ایک بڑی ڈیبیٹ ہے جس کے اوپر بہت سارا ٹائم درکار ہے. ویل تھینک یو سو مچ عامر محیط صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے, کافی ڈیٹیل انالیسز. ہم آج اکانومی کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور لاسٹلی ہم ایگریکلچر کے سیکٹر کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو ایگریکلچر کے اندر اس بار کسانوں کے لیے کچھ لینینسی دی گئی ہے. ایک چھوٹے لون یعنی کہ چھوٹے کسانوں کے لیے جو ہے وہ ایک رکھے گئے ہیں 1 لاکھ روپے سے زیادہ کے. تو یقیناً یہ بھی جب انیشیٹو ہوگا, بجٹ اپروول ہوگا, تو اس سے کسان بھی مستفید ہو سکیں گے. دیٹس اٹ. اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.